Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today, since we're talking about broadly GST, so अब हम बात करेंगे कि GST 2.0 what is the idea behind this. तो GST 2.0 जो हमने कल बात करी थी कि पेंडिंग रिफॉर्म्स क्या है, so उसके कुछ एलिमेंट्स हम बात कर सकते हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे so that would be constituting the idea behind GST 2.0. So a new filing system in order to simplify the GST returns filing process. सो इस फाइलिंग प्रोसेस को और सिंप्लीफिकेशन की हम बात करते हैं अंडर जीएसटी 2.0. तो सिंप्लीफिकेशन एंड कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो टैक्स इवेजन में और टैक्स अवॉइडेंस को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके एंड इंक्रीज द कंप्लायंस. सो यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्स बेस एक्सपेंशन की एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन इंक्रीजिंग द कंप्लायंस. Then the government has also proposed some changes related to upholding of the invoice, provisional credit, amendment returns for the taxpayers. जो input tax credit उसको कैसे आप easily और we can say timely settlement हो सकता है. Then system includes introduction of 3 new forms: GST Ret 1 which is normal, GST Ret 2 Sahaj, and GST Ret 3 is Sugam for the suppliers, and दो annexure हैं. So India has one of the लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लैब्स, तो वी आर हैविंग 5 टैक्स स्लैब्स. तो ये भी एक बात की जाती है रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी के अंडर. तो लाइक वी आर हैविंग इट स्टार्टिंग एट 0% या 5%, 12, 18 एंड 28% विद एप्लीकेबल सेस ऑल. तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के जो हम बात करते हैं वो ये मेंशन कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैव केप्ट दीज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स: क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इनके ऊपर कोई जीएसटी इम्पोज नहीं किया जाता है. तो वी आर हैविंग वैट एंड एक्साइज ड्यूटीज विच आर एप्लीकेबल ऑन दीज, जो पुराना सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं. तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस 1-to-1 मैचिंग कॉन्सेप्ट. there is a leak proof credit system in place for the government as well as the taxpayer. तो ये एक important aspect है, leak proof है. there are less or we can say very minimum or negligible chances of corruption. So the government could introduce a mechanism to allow the transfer of accumulated credits between businesses by issuing freely tradable credit scripts. तो ये भी पार्ट है जीएसटी 2.0 का कि ऐसा सिस्टम भी आना चाहिए, फ्रीली ट्रेडेबल क्रेडिट स्क्रिप्ट्स. तो उनको इजीली बिजनेस टू बिजनेस भी हम उनको ट्रेड कर पाए. तो दैट इज देयर. तो जीएसटी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में जो जीएसटी सिस्टम वर्क कर रहा है वो इंडियन जीएसटी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है. तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का वैट लॉस, फॉर एग्जांपल यूके, आयरलैंड अलाउज अ फैसिलिटेशन मेजर बाय विच 2 और मोर एलिजिबल पर्संस कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल टैक्सेबल पर्सन फॉर द वैट पर्पसेस. तो यहाँ पे वो जीएसटी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि नॉट जस्ट इंडिविजुअली, अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हो सो दैट उनको एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करके वैट इम्पोज किया जा सकता है. तो वो स्पेसिफिक एरियाज में जहाँ पे पॉसिबल है वहीं पे. So, apart from this, we can say taxation laws in countries like Singapore and UK do not require reverse charge liabilities to be discharged through cash. Taxpayers in those countries they are eligible to the input tax credit on such reverse charge liability in the returns. And when implemented in India, it would result in improved cash flows in the hands of the businesses, and entire exercise would be revenue neutral as it remains today. So this would indeed be great facilitation for the businesses by ensuring optimal credit management and utilization. मतलब easy settlement and quick settlement. तो इसके थ्रू कैश फ्लो जो है वो और इम्प्रूव हो सकते हैं. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इंडिया में कलेक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट और जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है, तो उसके बीच में क्या लिंकेज है, कैसे वो इंटर रिलेटेड है. सो यहाँ हम बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो ब्रॉडली. उसमें टैक्स टू जीडीपी में टैक्स में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पार्ट है. सो टैक्स यहाँ जीडीपी इट इज द ब्रॉडेस्ट क्वांटिटेटिव मेजर द कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज ट्रू, वी नो. एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिकेट्स कि कितना शेयर ऑफ कंट्री का आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दैट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस. तो वही टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट कर रहा है. एंड जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना वो बेटर वी कैन से
उतना ज़्यादा एडवांसमेंट, उतना ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उतना एफिशिएंट है, उतना प्रोग्रेसिव है. So it can be regarded as one measure of the degree to which the government controls economy's resources. And more specifically, it is a monetary value of all the finished goods. जो GDP हम बोलते हैं normal definition की, how can you define GDP? तो it is the monetary value of all finished goods. कोई raw materials नहीं, कोई intermediate goods नहीं, only जो final value है finished goods की in the market, and also the services which are produced in the country's borders एक specific time period में, it can be 1 year. We have quarterly also, every 3 months. So theoretically speaking, growth in GDP indicates an increase in the total quantum of the goods and services. So ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि GDP दो तरीके से, दो मेथड से इंक्रीज हो सकती है. One is could be because of increase in prices or inflation, and secondly it can be because of increase in the output. तो यही अगर GDP इंक्रीज हो रही है तो इट वुड सिग्निफाई कि आउटपुट इज एक्सपैंडिंग. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी फैक्टर्स और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सब हमने अज्यूम कर लिया कि दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग. तो टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, GST की बात कर रहे हैं, शुड इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब GDP इंक्रीज हो रही है. तो GDP जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो उसी प्रपोर्शन में हमारा टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए. यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर GST इम्पोज किया जाता है. तो दैट इज वाई इसी चीज को हम बोलते हैं टैक्स टू GDP रेशियो. यही चीज सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक्चुअल जो आइडल सिचुएशन है इस तरीके से फंक्शन करनी चाहिए. तो यहाँ पे हम यही मतलब फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, जितने अमाउंट से, जितने परसेंटेज से GDP इंक्रीज हो रही है, और कितना उसका इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक प्रिंसिपल टूल है गवर्नमेंट्स फिस्कल टूल किट में टू इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न्स, गिव एम्पटस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो औशिक, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है कंजम्पशन पैटर्न और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, दोनों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो? करुणा? आप बता दो मानसी, मुझे क्लैरिटी नहीं है। ओके दिव्या, आप ट्राई कर सकते हो. इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST के थ्रू गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस, मतलब कैसे चेंज कर सकती है, मतलब कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज करके. आई थिंक इन्फ्लेशन के थ्रू कर सकती नहीं, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैसे करेगी? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो चाहते नहीं ना इन्फ्लेशन हो, जानबूझ के कोई इन्फ्लेशन थोड़ी करेगा. यहाँ पे ये बोलो दिव्या. मानसी आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कर दोगे? मैं ये बोल रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कंजम्पशन पैटर्न को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है. डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, जैसे जो टैक्स होता है उनके ऊपर, उनके अकॉर्डिंग. सीधा सीधा बताओ ना. टैक्स बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो सकता है, फिर तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकता है मानसी हाँ, कंजम्पशन. GST रेट अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे, तो इन जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है उनकी कंजम्पशन, जैसे फूड आइटम्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस? और जब अगर डायरेक्ट बोलो दीपक. डिमांड कम होगी तो सप्लाई पर इफेक्ट होगा, उस तरह से इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट होगा. हाँ ठीक है, हाँ ये कम तीन, होगा इसमें, हाँ इंटर रिलेटेड, डिक्रीज कर. क्योंकि हाँ वो डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम हो जाएगी ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए होगा. इंसेंटिव ना, कि अगर टैक्सेशन को कम करने से फायदा होता है इंडस्ट्रीज को, सेंसेस बढ़ता है, सबको बोलते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा एक तरह हाँ से, हाँ गुड से. ठीक. ओके. तो यहाँ पे एक टर्म है वेगनर्स लॉ, तो ये सिंपल एक सेंटेंस पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है. सो इट स्टेट्स दैट द साइज ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज एस्टिमेटेड बाय अगेन इन टर्म्स ऑफ GDP, टैक्स एंड GDP, जो रेशियो है, इट राइजेस
तो size of government rises as the associated country's income level also rises. So यहाँ size of government किस चीज की बात कर रहे हैं हम? जीडीपी की। नहीं नहीं, जीडीपी नहीं, साइज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में कितना पैसा है? फिस्कली हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना है? सो इट राइजेस। तो सिंपली वेगनर्स लो यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट का साइज इंक्रीज होगा एज वी आर सीइंग कि अगर कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है या जो इनकम लेवल वो राइज हो रहा है, तो इनकम लेवल राइज हो रहा है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये सिंपली वेगनर्स लॉ का कहना है। So there is considerable scope for increasing this tax to GDP ratio for India, which would provide greater fiscal space, greater fiscal space for increase in the productive and the developmental expenditures in terms of fiscal policy by the government. Plus जो fiscal deficit है वो भी और reduce हो जाएगा, deficit would reduce. So this is the simple Wigner's law and scatter plot है ये total indirect tax collections along with the GDP at the consumer market prices, current market prices, CMP. So after again 2008-9 global financial crisis, we are seeing the distance in this gap between these the points and this average line, upward sloping line, it is increasing. तो ये we can say कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज को डिनोट करता है, जितना ज्यादा ये क्लोज होंगे सो उतना पॉजिटिविटी होती है, उतनी ज्यादा हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। तो हेयर ऑन वाई एक्सिस वी हैव टोटल इनडायरेक्ट टैक्स विच आर कलेक्टेड एंड हेयर वी हैव द जीडीपी एट द करंट मार्केट प्राइसेस। तो जैसे जैसे जीडीपी में एक्सपेंशन हो रहा है, आप देख रहे हो कि इफ यू मूव अलोंग दिस लाइन तो ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो वो भी इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे ये जो गैप है ये इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज हुई तो लेस प्रपोर्शन में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस कलेक्ट किए गए हैं। तो तो ये ट्रेंड लो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से कनेक्टेड है, डायरेक्ट टैक्स नहीं काउंट होते इसमें। डायरेक्ट टैक्स भी होता है अगर कनेक्टेड, बट यहाँ पे हम क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर मोर ऑफन जीएसटी इम्पोज होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में तो फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो वो गुड्स के ऊपर तो हम इम्पोज नहीं कर रहे ना डायरेक्टली, तो इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के ऊपर इम्पोज किया जाता है जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इसलिए हम खाली हाँ, पर जैसे indirect- साइज ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो होती है जो भी अर्निंग हुई, तो उसके अंदर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों काउंट होंगे क्या? दोनों होगा, हाँ दोनों होगा। बट यहाँ पे हम वही बात करें, ये लॉ क्या बोल रहा है, वेगनर्स लॉ का कहना ही है इसमें तो जैसे बोल रहा है कि प्रोक्सीड बाय द टैक्स, तो उसमें तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, ओके। क्योंकि इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इनकम टैक्स से भी रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे हम दोनों टैक्सेस की बात कर रहे हैं वेगनर्स लॉ में। So trends in the collection of various components of indirect taxes of the union. So यहाँ trends की हम बात करें indirect taxes की, तो service tax, central excise revenue as per the percentage of GDP and customs revenue. So component of union indirect taxes percent of GDP at current market price. When we look at the customs, जो customs duty impose करते हैं, that is indirect taxes. तो blue graph is showing from 2008-9. The percentage of GDP. So it is, we can say close to 2014-15 की figures 1.5%. So it is not much customs duty or central excise duty, although कुछ ही areas में अब we can say कि implemented है excise duty तो, because we are having GST या कुछ areas में फिर VAT is there. So central excise ड्यूटी टैक्स की वजह से वीसी की इसका भी 1.5% शेयर, सर्विस टैक्स इज आल्सो 1.34%। तो आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वी आर हैविंग जीएसटी जो इन सबका कॉम्बिनेशन है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियोज ऑफ वेरियस ओईसीडी कंट्रीज एज कंपेयर टू इंडिया, तो इंडिया इज खैर, तो हमारा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है this is 17% है, but this figures are for 2013-14, but I think कि current it is around 14%, तो ये और कम हुआ है with time। एक बार इसको वेरीफाई करके ग्रुप पे विल शेयर, एंड बाकी OECD कंट्रीज का वी हैव एन आइडिया, तो यू कैन सी इट इज मोर और लेस
40-45% के आसपास है, फ्यू कंट्रीज में इट इज 30% ऑल्सो, बट मेजरली अगर हम देखें 48% डेनमार्क, 44% बेल्जियम, ऑस्ट्रिया इज 42, 45% फ्रांस, फिनलैंड इज 44, एंड इसके अलावा देखें 42 इज इटली, 42-43 स्वीडन, नॉर्वे इज 40%। तो यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है। तो इंडिया तो भी बहुत, यू कैन से बहुत लोअर लेवल पे भी बहुत पीछे है। So it is observed that the tax structure becomes more biased towards direct taxation as country develop. तो tax structure becomes more biased towards direct taxation means कि डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की हम बात करते हैं, सो बायस टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर कंट्रीज डेवलप हो रही है, लोगों की इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो कोशिश ये की जाती है कि डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो वहाँ पे थोड़ा वी कैन से एफिनिटी है, या जो थोड़ा शिफ्ट है, ज़्यादा हम बोले कि फेवर जो है थोड़ा सा इनकम टैक्सेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है रादर देन दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो ये एक हम बोल सकते हैं पॉइंट एज कंट्री डेवलप्स, तो ये कि शिफ्ट यू कैन से ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है। एंड यहाँ पे द ग्राफ इज शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज ऑफ OECD's कंट्रीज कंपेयर्ड टू इंडिया। तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस 66.7%, डायरेक्ट टैक्सेस है 33%। सो हमने न्यूज़पेपर में भी बात करी थी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से डिफरेंट टैक्सेस से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी सबसे ज़्यादा GST है विच वाज क्लोज टू 28% पॉइंट, आई थिंक 5% था। सो बाय द 2020-21 फिगर्स, इफ वी गो बाय दीज फिगर्स, फॉलोड बाय वी हैड द कॉर्पोरेट टैक्स आफ्टर दिस, ये भी 28.3% था। तो देयर इज अ क्लोज फाइट बिटवीन दीज टू टैक्सेस। देन वी हैड इनकम टैक्स, income tax was there, this was close to 23%. After that we had the, I think, excise duty tha, and then we had customs duty. So ये chronology पता होना important है कि share of taxes कौन से taxes से ज़्यादा आ रहा है। तो ये भी figures 2013-14 की तो इतनी important नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली यही है कि जो बाकी OECD कंट्रीज है, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा उनका सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज है। इंडिया में ऑपोजिट था, इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा था कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्सेशन। तो यही लाइन को सब्सटैंशिएट कर रहा है कि जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप्ड, तो सारी किन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे इट इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन। तो यू कैन सी डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कंपेयर टू इनडायरेक्ट। तो एज इंडिया इज डेवलपिंग, तो ये भी वी कैन से डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए कंपेयर टू इनडायरेक्ट। क्योंकि एक ये भी है कि ये अच्छा डेवलपमेंट भी है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से जितना कम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो उतना वी कैन से कि सोशल हार्मनी, रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी में भी हेल्प करेगा, मोर इंक्लूजन उसमें भी हेल्प करेगा। Then gross tax to GDP ratio, the union government increased significantly from 8% 2001 and 2 में, and reached to 9.4% 2004 or 5, 12% close to 2007-8, 13-14 में it reached 17% जो अभी हमने देखा था. So the increase in direct tax revenues was due to high growth of the GDP and improvement in the tax administration, particularly introduction of the tax information network. So this is मतलब बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं. So increase in indirect tax was mainly on account of a steady expansion in the base of the service tax. So overall जो tax buoyancy है during this period was about 1.5. It signifies कि अगर suppose 1% GDP increase हुई, तो tax buoyancy जो है 1.5 times से tax revenue में increase देखने को मिला. So that's there. ये जो फिगर्स हमारे पास है भी 2014-15 तक की है, तो दिस इज यूनियन टैक्स टू GDP रेशियो, यूनियन इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम कवर कर चुके हैं अभी. ग्रोइंग शेयर ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द यूनियन, तो ग्रो हो रहा है ये शेयर, जैसे अभी हमने बात करी थी, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स मोर बायस्ड टुवर्ड्स दैट. सो आप देख सकते हो कि स्लोली व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम 1990s, तो जो ब्लू वाला बारग्राम
बार्स हैं उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि उनका शेयर इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, एंड देन इट बिकेम कैन से एक टॉप बन के इट बिकेम सैचुरेटेड एट दिस लेवल ऑफ अराउंड 55%। 2014-15 तक भी इट वाज दिस। तो डायरेक्ट टैक्सेस इज दिस एंड इनडायरेक्ट का इट इज क्लोज टू 43%। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वी कैन टेक अप द डाउट्स, इफ देयर एनी डाउट्स सो फार। तो पूरा आज हमने सो ये बात मानसी, की। हाँ, फाइनेंस की हम बात करते हैं तो ये उसमें जैसे अबव बिलो वन कुछ लेवल होता है, तो आप एक बार उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड इंडिया का क्या लेवल है अभी? नहीं, इसमें अबव वन बिलो वन का तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कि 50 से ज्यादा होगा तो इट वुड बी एक्सपेंशन एंड उससे नीचे कॉन्ट्रैक्शन। बट टैक्स पॉइंट में इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेजर्स भी इम्पैक्ट करती है टैक्स बायंसी पे, कि टैक्स सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमने आईटी टैक्स सिस्टम जो जो फेसलेस और हेसल भी टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो भी टैक्स बाउंसी को इम्प्रूव कर रहा है, वो भी इसको किन से और पुश कर रहा है। सो इट इज बोथ क्वालिटेटिव ऑल्सो एंड क्वांटिटेटिव ऑल्सो। अगर टैक्स बेस इंक्रीज होगा तो टैक्स बाउंसी भी इंक्रीज एंड इम्प्रूव होगी। तो कितना एफिशिएंटली हम कलेक्ट कर पा रहे हैं टैक्सेस, कितना एफिशिएंटली हम पे कर पा रहे हैं टैक्सेस को, इतना ईजी है हमारे लिए पे करना, प्लस जो फाइलिंग की जो कॉस्ट है वो कितना कम और रैशनलाइज हो रही है। सो वो पूरा इसमें इंक्लूडेड रहता है। और जो आप नंबर बोल रहे हो वो आई लुक इनटू दैट। अगर ऐसा कुछ एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है तो आई शेयर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। जैसे हम जीएसटी रेट की बात करते हैं, 1 2 3 सप्लाई के लिए है, वो नॉर्मल के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म है, किस तरह से वो उस चीज को और इजी करेंगे, उनको ये एक्सप्लेन। जीएसटी सप्लाई 1 2 3 क्या कह रहे हो दिव्या? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 3 न्यू फॉर्म्स की गई है जीएसटी रेट 1 2 3, हाँ, वो तो जिसमें एक था नो। देखना पड़ेगा एग्जैक्ट। ये जो रेट वाला पार्ट, वो सजेशन है कि जीएसटी 2.0 का पार्ट होना चाहिए, जो ये बोल रहे हो ना जीएसटी रेट 1 नॉर्मल। हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ही होगा। इसमें कैटेगरीज है कि नॉर्मल और सहज और सुगम। तो यहाँ देखना पड़ेगा, सप्लायर्स के लिए है ये, कि जो फाइल करते हैं उनके लिए है डिफरेंट कैटेगरीज। तो इतना ज़्यादा इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन हम यहाँ बात कर सकते हैं कि सप्लायर्स के लिए फाइलिंग के लिए कैसे हम इजी करने की बात कर रहे हैं, और एज अ कंज्यूमर्स ऑल्सो कैसे हम लाइक इजी कर रहे हैं उसको। ठीक है, थैंक यू मंत्री। ओके। Okay, thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to the channel.